गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। बैठिए। निवेश मॉडल पिछली वाली क्लास में शुरू किए थे। तो निवेश के बारे में हमने काफ़ी बातें की कल की क्लास में। निवेश जो है वो डबल रोल में रहता है एक इकोनॉमी के अंदर, और एक उत्पादक खर्चा है। खर्च भी कौन सा है? उत्पादक नाम का विशेषण इसके आगे लग जाए। उत्पादक खर्च है ये। खर्च होने की वजह से ये डिमांड पैदा करता है, और उत्पादक होने की वजह से ये सप्लाई आपूर्ति पक्ष में ये मतलब ऐड करता है, आपूर्ति पक्ष को मजबूत करता है, उसमें एडिशन करता है। तो डबल रोल में ये रहता है। फिर हेरोडोमर मॉडल को लिया था हमने। हेरोडोमर मॉडल दो बातों का समाधान देता है निचोड़ में, अगर दो लाइन में लिखना पड़े तो, कि आप अपनी ग्रोथ रेट को जो भी अभी चल रही है आपकी कंट्री में, उसको मेंटेन कैसे रखें आगे, तो हमेशा बनी रहे उस लेवल पे, उससे नीचे नहीं आए, या उससे बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा। ये दो बातें हैं। अगर एक ही लेवल पे मेंटेन करना है तो आपको हर साल की जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो अगले साल, उसके अगले साल उसी लेवल पे रहनी चाहिए। इस साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग है, फिर अगले साल की भी उतनी आनी चाहिए, वो अलग है। ऐसे उसके अगले साल भी, ऐसे आप निवेश को मेंटेन करिए, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। या फिर आपको अगर बढ़ाना हो, ग्रोथ रेट को बढ़ाना हो, तो आप निवेश को बढ़ाओ, उत्तरोत्तर, मतलब हर साल आप उसको बढ़ाते चले जाओ। फिर बाद में मॉडल में ये है कि जो निवेश होता है उसके लिए जो संसाधन होते हैं, धन के रूप में जो संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो बचत से मिलता है, बचत वो साधन देती है। हेरोडोमर मॉडल को एक क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल भी माना गया है, ये ऑप्शनल में भी पढ़ा जाता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको कोई फॉरेन एड नहीं मिलेगा, आपको बाहर से एफडीआई नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे निवेश कैसे कर पाओगे? मतलब बचत ही करनी पड़ेगी। अगर किसी देश में बचत नहीं है, तो बाहर से एड ले सकता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज एड लेते हैं, या एफडीआई हो सकता है। लेकिन आपने तो इकोनॉमी को बंद, इसमें मतलब इतना विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता, ये जीएस है ना। हेरोडोमर मॉडल मेरे को याद है कि जब मैं ऑप्शनल पढ़ाता था तो केरल से एक लड़की ये पता लगाती थी कि सर की क्लास में हेरोडोमर मॉडल कब आएगा। पूरे इंडिया के अंदर उसको ये रहता था कि उनकी क्लास में जाने से हमें ये क्लैरिटी आएगी। एक बार तो केरल से यहाँ आके भी वापस उसको जाना पड़ा, जो मेरा निकल चुका है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब इसमें पॉपुलेशन भी यूज होता है, बहुत सारी बातें हैं। उसको निचोड़ में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आवश्यकता है उतना छोटा मैंने बना दिया है, राइट, उस हिसाब से। तो इसमें क्या है कि सेविंग को मतलब यूज किया गया, डोमेस्टिक सेविंग जो है, बाहर से आपका कोई कनेक्शन है नहीं, तो आप कहाँ से निवेश के लिए लाओगे कहाँ से? निवेश तो कंजप्शन के अलावा खर्च है ना, जो आप कंज्यूम करते हो उसके अलावा खर्च है। तो उसके लिए तो फिर आपको बचत करनी पड़ेगी, उसी जीडीपी के अंदर आपको बचत करनी पड़ेगी, वो बचत यूज होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए इन्होंने ऐसा सूत्र बना दिया जिसमें जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। अभी मैं इसको एक्सप्लेन पूरा नहीं किया था कल की क्लास में, थोड़ा कुछ अलग बातें चल रही थी इसमें, वो आज मैं इस सूत्र को भी डाल के आगे बढ़ूंगा। तो ये सेविंग ऊपर लिखा है यहाँ, सेविंग को ज्यादा स्थान दिया जा रहा है। ये सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, जो मैं कल बोला था।
कि एस आई में एस होगा तो आई होगा तो सी होगा। बेसिकली सी मैंने कल ये भी बोला था कि सी में एस को देखो, किसी भी मशीन में बचत को देखो। एक आदमी गांव में ट्रैक्टर लेके आया, तो ट्रैक्टर लेके आया तो और उसके पास अब कोई पैसे नहीं बचे, तो उसका बेटा नाराज होके कह रहा है कि आपने तो हमारे लिए कुछ बचत नहीं करी। तो वो कहेंगे ट्रैक्टर क्या है, ये ट्रैक्टर जो तुम्हें दिख रहा है ये कहाँ से आया, मैंने बचत करी तभी तो ट्रैक्टर आया। और मेरे फादर रिटायर हुए थे, हमारे घर में कच्चे मकान थे और काफी टाइम तक पैसा ही नहीं था। तो रिटायरमेंट पे एक साथ पैसा मिलता है जो भी, तो उसके हिसाब से फादर ने घर बनवाया। तो जो उनका पैसा जमा हो रखा था, वो पैसे को यूज करके हमने घर बना लिया। तो वो मेरे फादर की बचत ही तो थी। आज अगर उस घर को मैं बचत कहूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम गहना खरीदते हैं, तो बचत हमने की, फिर हमने गहना खरीदा, तो वो गहना आपकी बचत ही तो है। बचत भौतिक भी होती है, बचत वित्तीय भी होती है। जब कैश वगैरह के फॉर्मेट में तो वित्तीय बचत है। एफडी करा लो, कैश रख लो, शेयर खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, डिबेंचर खरीद लो, म्यूचुअल फंड ले लो, हेज फंड ले लो, ये सब वित्तीय फॉर्मेट है सेविंग के। और आप जमीन खरीद लो, मकान बना लो, गहने ले लो, इस तरह से ये फिजिकल हो गए। फर्क क्या पड़ा? मतलब फाइनेंस को फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया। आज भी मेरे गांव में वो घर है। जब भी मुझे उस घर को फाइनेंस में बदलना होगा, मैं घर को बेचने पे लगा दूंगा। जब उसको बेचूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में, फाइनेंस में। तो बेसिकली ये, अगर एस नहीं होता तो सी नहीं होता। मैंने आपको कल क्या बोला कि हर सी जो आपको नजर आता है वो वास्तविकता में, ये वास्तविकता नहीं है, ये तो दिखता है। मतलब जो दिखता है वो वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ब्रेड की सत्ता वास्तविक नहीं है। वास्तविक उसको कहेंगे जिसकी सत्ता का खंडन ना हो। तो ब्रेड की सत्ता का खंडन आटे में हो जाएगा, आटे की सत्ता का खंडन गेहूं में हो जाएगा। मतलब बेसिक बेसिक कोर में कौन है, उसी की सत्ता है। तो ये भले ही ऐसे ऐसे करके ऐसे गया हो, लेकिन ये है तो मूल रूप में क्या, ऐसी तो है। तो कल बोला था कि हर पूंजी वास्तविक रूप में बचत होती है। जब आप ये वर्ड बोलते हो ना वास्तविक रूप में, तो आप उसका सही रूप दिखाना चाहते हैं। मशीन को भी टच करते हैं तो वो भी वास्तविक ही है देखने में तो, लेकिन आपकी भाषा से क्या पता लग रहा है कि आप कुछ और की सत्ता उजागर करना चाहते हैं। जैसे आप नहीं हो, आपके अंदर जो डीएनए है, सारी चीजें, आपकी जो नेचर है, ऐसा कहते हैं कुछ तो थ्योरीज है ऐसी कि आप जिंदा रहते हो हमेशा, आप अपने बच्चों में जिंदा रहते हो। तो एक माता पिता के एक बच्चा है तो वो उनका रूप उसके अंदर है, वो डीएनए कंटिन्यू कर, फिर उसके भी बच्चा है, ऐसे करके आप हमेशा जिंदा रहते हो। तो मूल तो वही है ना जहाँ से आपकी वंश शुरू हुआ है, मूल तो वही है। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, इससे क्या हो जाएगा? आपका मूल, अगर आप बहुत गरीब परिवार आपका रहा है पहले, तो आप गरीबी से उठे हो, आपका मूल गरीबी है। तो मूल क्या है? ये जितना आपको क्लैरिटी आएगी किसी भी टॉपिक को लेकर, उतना ही ज्यादा राइटिंग कला कुछ नहीं होता है। राइटिंग कला मौलिक लेखन होता है, जो संवाद स्थापित कर दे वही राइटिंग कला है। अलंकृत शब्दों का प्रयोग करना और बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों को लिख देना, विचार तो दब जाता है उसमें। शब्दों को इतना कठिन बना दिया कि विचार दब गया। शब्दों को सरल रखो तो विचार की प्रधानता आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं मौलिक लेखन। ऐसा कि बच्चा भी पढ़े तो समझ जाए कि क्या लिखा गया है, मतलब इससे सरल नहीं हो सकता कोई भी। तो वही ज्यादा बढ़िया लेखन माना जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई गली कूचे वाले शब्द लिखो आप, शब्द थोड़े से संभ्रांत हो और अच्छे दिखें, लेकिन उतने कठोर भी ना हो कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो हर पूंजी
वास्तव में बचत है, फिर मैंने ये भी आपसे कहा था कि कोई भी बचत संभाव्य रूप से पूँजी है। आप बचत जैसे बीज जो होता है, उसको आप पेड़ नहीं कह सकते। आप बीज को संभाव्य रूप से पेड़ कह सकते हो, क्योंकि कई सारे बीज पेड़ नहीं बन पाते हैं। लेकिन हर पेड़ मूल में क्या था? बीज था। लेकिन हर बीज को ये तो सीड्स कई लोग सीड्स भी खाते हैं पानी में डुबो के। खरबूज वगैरह की सीड्स खाते हैं लोग। तो वो सीड्स कहाँ पेड़ बने हैं? वो तो वहीं रह गए, फल में ही कन्वर्ट नहीं हुए। पेड़ तो दूर की बात है, पौधा बनना दूर की बात है। तो इसलिए क्या है कि बचत संभाव्य रूप से पूँजी है, संभावना है उसमें पूँजी बनने की, ना भी बने ऐसा भी हो सकता है कि आज की बचत कल का उपभोग भी हो सकता है, कि हम तो आज इसलिए बचा रहे हैं कि कल हमें अ, उपभोग करना है। तो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आप उसको वो कर देंगे, मतलब कि निवेश बन के वो पूँजी बनी जाएगी। इसलिए ये संभाव्य रूप से पूँजी है, लेकिन हर पूँजी वास्तविक रूप में क्या है? बचत है, ठीक है? बाकी हमारी ये बातचीत चल रही थी कि भाई लास्ट में मैं जाते-जाते आपको ये लिखवा रहा था संभवतया कि एक देश में बचत का स्तर अच्छा होता है और उसके अनुसार पूँजी निर्माण का स्तर भी अच्छा होता है, लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो अन्य बातों के अलावा उसका एक मुख्य कारण क्या होता है? इस अनुपात का जाना। इस तरह की बात पे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। तो एक बार इसको सोल्व करके भी देख लेना चाह रहे हैं कि हेरेडोमर मॉडल के सूत्र, कॉमा लगाकर सूत्र लिखा G इज़ इक्वल टू S अपॉन CR को आधार बनाते हुए, फिर कॉमा लगाया। यदि किसी देश की बचत की दर 20% है और पूंजी निर्गत अनुपात 4:1 है,
तो उस देश की ग्रोथ रेट क्या होगी वो नीचे निकाला गया है। 20% डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5%। इसको आप ऐसे समझो, इस 20 को मैं अगर इधर कर दूँ, मतलब आप कोई चेंज मत करना अपने इसमें, 20% को मैं ऐसे स्लाइड कर दूँ इधर, तो ये इंटू 1/4 हो जाएगा ना। इसको इधर लाते ही ये आप यूँ करके देख लो तो यही आ रहा है ना। तो ये जो अनुपात होता है 4:1, इसको 4 भी लिख सकते हो आप। ऐसे भी लिखा जाता है, कई किताबों में दिखेगा आपको, जैसे 3.5 ऐसे करके, 7, 4। तो आपको 1 मन में रखना है कि एक जीडीपी पे कितनी पूँजी है, ये वो बता रहा है। जैसे कि अगर लिखे कि 4 है, तो आपको समझना है कि एक जीडीपी पे 4 मशीनें जुड़ी हुई है औसत रूप। अगर 3.5 लिखा हुआ है, तो 3.5 मशीनें जुड़ी हुई है औसत रूप। 2011-12 के आसपास इंडिया में लगभग 7 के आसपास था इको। और एसबीआई की एक मंथली मैगज़ीन आती है, इको रैप करके, उसमें उन्होंने लगभग 3.5 के आसपास बताया अभी में भारत का जो आइकोर है। मतलब आइकोर और ये मिलते-जुलते हैं, मतलब यहाँ तो हम पूंजी निर्गत अनुपात यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कल बताया कि सारी पूंजी और सारा जीडीपी रहता है, आइकोर में चेंज वाला रहता है। ये कल बता चुका था मैं। ज़्यादातर जो रिसर्च होते हैं वो आइकोर पे होते हैं। जो भी डेटा बाहर आता है वो आइकोर को लेके ज़्यादा आता है। तो 3.5 मशीनें ऑन एन एवरेज, भारत का एक जीडीपी यूनिट पे 3.5 मशीनें कनेक्टेड हैं। ऐसे समझें आप इस चीज़ को। तो हम ये यहाँ 4:1 तो लिख नहीं पाओगे, 4 ही तो लिखोगे। तो फिर इसको अगर हम और ईज़ी बनाएँ, तो ये ऐसे करके, तो अगर 4:1 है, तो इसका मतलब 4 मशीन एक जीडीपी पे जुड़ी हुई है, तो एक मशीन कितनी उत्पादक है? 1/4। ये उत्पादकता हो गई, मतलब पूंजी निर्गत अनुपात का उल्टा रेसिप्रोकल टाइप का बन जाता है, अगर आपको उसकी उत्पादकता निकालनी है। 4 अगर है तो आप 1/4, 3.5 है तो 1/3.5, ऐसे उल्टा कर दो, मतलब उसका व्युत्क्रम जैसा कर दो। अब देखो, हर साल सी में जो चेंज होगा वो 20% के बराबर होगा, लेकिन जीडीपी कितना बदलेगा वो उसकी उत्पादकता से मल्टीप्लाई होगा। तो जीडीपी उतना नहीं चेंज हो पाया, जो मैं कल भी बोल रहा था। तो 1/4 से मल्टीप्लाई होके होगा, तो ये 5% चेंज आएगा। इस तरह से समझे आप इसको। इसका मतलब उसी सेविंग रेट से भी आप ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हो, अगर ये अनुपात नीचे चला जाए। ये अनुपात अगर 3 हो जाए, तो 1/3 हो जाएगा, 2 हो जाए, तो ये 10% ग्रोथ आ जाएगी आप। लेकिन अनुपात बहुत धीरे बदलता है। जो चीज़ को आप ज़्यादा ईज़ी बदल पाते हो, वो सेविंग रेट होता है। कंपैरेटिवली 2 वेरिएबल्स की तुलना करें, ये जो अनुपात होता है, ये बहुत धीरे-धीरे चेंज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तभी तो वही मशीनें ज़्यादा जीडीपी पैदा कर पाएगी। या फिर एक जीडीपी की बात करें तो कम मशीनें यूज़ होगी, क्योंकि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सड़क, बंदरगाह, कच्चा माल, बिजली, स्किल्ड लेबर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तभी तो कम मशीनें ही काफ़ी होगी उसी जीडीपी को पैदा करने के लिए। तो वो काम तो आपको दसियों साल लग जाते हैं उसको सही करने में। इसलिए आप बजट के अंदर कुछ भी पॉलिसी लाके बचत की दर को थोड़ा-सा जल्दी चेंज कर सकते। तो हम उसी को अब लेंगे अभी थोड़ा इसमें। ये यहाँ तक तो समझ आ रहा है? तो आप पैराग्राफ चेंज करिए। लिखिए, यदि पूंजी निर्गत अनुपात, पूंजी निर्गत अनुपात, पूंजी निर्गत अनुपात 4:1 पर बना रहे, 4:1 पर बना रहे, और इस देश को
अपनी ग्रोथ रेट 5% के स्थान पर 10% करनी हो 10% करनी हो तो इसे बचत की दर को बचत की दर को 40% करना होगा। पूर्ण विराम लग पैराग्राफ चेंज करिए। इसी प्रकार यदि किसी कारण से इस देश की बचत की दर 10% हो जाए तो इसकी ग्रोथ रेट 5% से कम होकर 2.5%, 2.5% हो जाएगी। स्पष्ट है कि अन्य बातों के यथावत रहने पर अन्य बातों के यथावत रहने पर जैसी है वैसी रहने पर यथावत रहने पर एक सेकेंड स्पष्ट है कि अन्य बातों के यथावत रहने पर एक देश की ग्रोथ रेट बचत की दर पर निर्णायक रूप से निर्भर करती है। पूर्ण विराम लगा के ब्रैकेट में लिखिए यूपीएससी मेंस तो एक सवाल आया हुआ था कि क्या आपको लगता है कि एक देश की ग्रोथ रेट बचत की दर पर निर्णायक रूप से निर्भर ये डिसाइसिवली डिपेंड कर रही है ना अन्य बातों के यथावत रहने पर जैसे कि आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो वगैरह वगैरह जहाँ है वहीं पर है तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है इसका सूत्र पहले देखेंगे तो से और भी फिर बाद में इस पे आऊंगा ये जी और एस आपस में सीधे कनेक्टेड है जितना एस बढ़ेगा तो उसके अनुसार जी का रिजल्ट ज्यादा है सीधा और इसके साथ उल्टा क्योंकि इसको यूं घुमाओगे तो 1/CR तो ग्रोथ इसकी उल्टी दिशा में घूमेगी इसकी और इसकी सीधी दिशा में घूमेगी जब आप इसको कांस्टेंट कर लोगे तो ग्रोथ डायरेक्टली रिजल्ट होगी एस का
तो साँस है एक प्रकार से, ग्रोथ की साँस। तो मतलब सीधा-सीधा डिपेंड कर रही है और ये बात सूत्र तो अपनी जगह है, विचार प्रधान होता है। तो बिना कैपिटल फ़ॉर्मेशन के ग्रोथ कैसे होगा? मतलब सेविंग कैपिटल फ़ॉर्मेशन के लिए रास्ता देता है आपको, वो फिर आपकी उसको जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाता है। तो कैपिटल फ़ॉर्मेशन होगा ही नहीं तो ग्रोथ आएगी नहीं और कैपिटल फ़ॉर्मेशन नहीं होगा जब सेविंग ना हो, तो सेविंग से बल मिल रहा है ना इस चीज़ को। तो इसलिए यहाँ पे आप जैसे इसको हम 40% 10% हमारा टारगेट है जैसे, कि हम इंडिया में 10% ग्रोथ लाना चाहते हैं और हमारा ये आईकोर या सीओआर जो है इसके हिसाब से तो सीओआर ही होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो 4 पे ही बना रहे, तो हमें इसको 40% करना। कोई तरीका लाके कि लोग अपनी बचत की दर को बढ़ाएँ, फिर वो बचत की दर ही बढ़ी हुई काम आएगी फिर निवेशकों के लिए, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो फिर लोगों से उधार लेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट, बैंक्स, किसी सेविंग तो कहीं जाएगी ना मतलब। हाँ, अगर आपने उसको गहनों का रूप दे दिया और ज़मीन में गाड़ दिया, ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया, ये मॉडल इस तरह की बातें नहीं करता है। ये मॉडल ये सब चीज़ों को हटा देता है कि इस तरह से लोग करते हैं, ये मान के नहीं चलता है। ये आइडियल फॉर्मेट में बना हुआ है। माना कि ये सेविंग पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर मूव करती है, तब कैसा दिखेगा मॉडल? अब जितना आप में इम्परफेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि बचत की दर भी अच्छी है और सीओआर भी सही है, फिर क्या चक्कर पड़ रहा है? तो आपको पता लगाना पड़ेगा उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ये सारी बचत जिसको हम समझ रहे हैं वो बचत है भी है कि नहीं? फाइनेंशियल मार्केट में वो अवेलेबल है कि नहीं? लोग उसे दूसरों को दे रहे हैं कि मोबिलाइज़ होनी चाहिए ना, आपके पास रखने से क्या होगा? अच्छा, जो अपने पास रखा हुआ वो खुद इन्वेस्टर नहीं है। भारत में कई सारे लोग तो सर्विस क्लास लोग हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं करते, जो किन्स के अर्थशास्त्र में है। वो निवेश करते हैं शेयर बाज़ार में। अच्छा, शेयर बाज़ार में भी जो आपने निवेश किया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो कंपनी को जो आपने पैसा दिया, वो मकान बना देगी या मशीनरी ले ही आएगी? कई कंपनियाँ कैश रिच कंपनियाँ होती है, कैश पे बैठी रहती हैं और वो मौके की फिराक में, मौका नहीं आ रहा तो नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो आपने कैसे मान लिया कि जो शेयर मार्केट से निवेश हो रहा है वो फिजिकल में कन्वर्ट हो रहा है? ये तो मान्यता आप ज़बरदस्ती की ले रहे हो। बैंक में पैसा चला गया तो मान लिया आपने कि अ, हो सकता है कोई पर्सनल लोन ले गया उस पे और पर्सनल लोन में तो कोई प्रतिबंध भी नहीं होता। आप चाहे डोमिनो का पिज़्ज़ा खाओ उससे जाके या मृत्यु भोज पे खर्च करो या बिज़नेस में पर्सनल लोन में बैंक कुछ नहीं पूछता आपसे कि आप किसमें खर्च कर रहे हो। बिज़नेस लोन में पूछेगा आपसे कि भाई किस चीज़ के लिए ले रहे हो? आपने नाम तो सुना होगा ना पर्सनल लोन, एक कैटेगरी होती है। तो हम श्योर थोड़ी ना होते हैं, इससे अनुमान मत लगाइए कि ये मार्केट वाला भी तो वही है, वही नहीं है वो, अलग चीज़ है। जब तक आपके सामने दिखे नहीं वन टू वन, हाँ, ये मशीन खरीदी, ये निवेश है, हो जाएगा करके नहीं होता है, राइट? तो बचत की दर निर्णायक रूप से अब आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ, ऐसा करके नहीं लिखना होता है। मैं पहले भी मना कर चुका हूँ कि एक आंसर में कोई लिख रहा था, हाँ, मेरे अनुसार और इस तरह से। वो पूछेंगे आपके अनुसार, लेकिन आपको उत्तर लिखते समय हाँ, मेरे अनुसार ये बात सही है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप वैसे ही लिखो मतलब जैसे लिखने का सिस्टम होता है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में बचतों की निर्णायक भूमिका होती है। हाँ, मेरे अनुसार क्या? जो आप लिख रहे हो वो लिखने से पता लग जाएगा, आप ही तो लिख रहे हो। तो ये लिखना ज़रूरी थोड़ी मेरे अनुसार। जो जो लेखन आप कर रहे हो वो आपके विचार ही तो हैं। तो उसमें ये नहीं आपको कहना है कि मेरे अनुसार। फिर नीचे आप बताओ उनको, कोई ज़रूरी नहीं आप सूत्र ही पी लिखोगे। एक पीटी में भी डायग्राम बनाया था मैंने, वो यूज़ कर लेना अगर यहाँ दिक्कत आती हो तो।
पीटी में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बाद प्रोडक्टिविटी, फिर मशीनों से आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है, और फिर ये एक इनकम आएगा बीच में। और ये से ये मॉडल भी मैंने उस दिन भी आपको क्लास में यहाँ पे 2 राइट के निशान लगवाए, तो जरूर से लगवाए होंगे। और उसका कारण भी मैंने दिया होगा कि गोल गोल है तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप चालू कहाँ से। और ये मॉडल भी तो सेविंग को ही महत्व दे रहा है। इस गोलाई के अंदर हम कहाँ से चालू हो, ये भी तो एक समस्या है ना। तो हमने उस क्लास में मैंने सेविंग से शुरुआत करी थी, और इसको ये कहते हैं सुचक्र कहते हैं, कुछ किताबों में इसको सुचक्र, वर्चुअस साइकिल। इसका उल्टा कर दो, मतलब जैसे अगर आप सीधा कर रहे हो जैसे सेविंग बढ़ रही है तो निवेश बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ेंगे सारे। और अगर आप इसका उल्टा कर दो तो ये सब उल्टे हो जाएंगे, सेविंग कम तो निवेश कम, दोनों तरह से समझा दो उसमें। जरूरी नहीं आप हेरेडोमर मॉडल ही लिखोगे वहां पे। हाँ, आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि हेरेडोमर मॉडल में इस बात को ज्यादा बलपूर्वक कहा गया है, राइट। तो आप दूसरे सहज भाव से भी जा सकते हो कि सेविंग निर्णायक रूप से ग्रोथ को तय करती है। इसको समझने के लिए हम निम्न चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसमें आप ये दिखा दो। और आप कहो कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, आप एक बात ये भी बोल सकते हो कि एक राष्ट्र गरीब है इसलिए वह गरीब है, क्योंकि जो गरीब राष्ट्र होगा उसकी सेविंग कम होगी तो ट्रैप में रहेगा हमेशा। गरीबी से बाहर तो तब निकलेगा जब उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी बचत करेगा तब। खुद आप विचार करें इस पर। एक व्यक्ति को भी उठा सकते हो, एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, कि गरीबी खुद ही आपको बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि कम इनकम होने से आप गरीब हो। अब आपकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही है तो आप जब तक सेविंग नहीं करोगे तो आप एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स जनरेट नहीं कर सकते ना। एक किसान है, अगर उसको खेत खरीदने के लिए और एक्स्ट्रा खेत लेने के लिए पैसा नहीं है अगर उसके पास, तो वो कभी निकल ही नहीं पाएगा उससे। अब जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं सारे, एक तो तरीका जैसे ये हो सकता है कि आप लिबरलाइज कर दो तो बाहर का निवेश आ जाएगा आपके यहाँ पर, एफडीआई करवा लो, तो सेविंग आपके पास नहीं है लेकिन बाहर से निवेश करा दे। अब हमारा निवेश और उनका निवेश मिलके ज्यादा हो गया है ये, अब ये फिर बढ़ने लगेगा ऐसे, फिर ये अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन हुआ कैसे, ये बाहर से मंगवाया है। लेकिन बाहर वाले लोग जो पैसा लगाते हैं वो आपकी इकोनॉमी में फंडामेंटल्स देखते हैं। हाँ, यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पैसा लगाएंगे तो हमें फायदा होगा क्या, यहाँ की क्लाइमेट कैसा है, रिसोर्सेज कैसे हैं, मैन पावर कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, अन्य राष्ट्रों के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, ताकि यहाँ बेस बनाएंगे तो अन्य कंट्री में माल ही नहीं बेच पाए, कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो एफडीआई अफ्रीकन कंट्रीज में आपको ऑलमोस्ट नील मिले, इसीलिए डोनर संस्थाएं बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर। तो जो कंट्री एफडीआई नहीं मंगवा सकता है तो उसको एड की आवश्यकता पड़ेगी, तो फॉरेन एड ले ले वो। सहायता ले ले। लेकिन मेरे को ये एड वाला मॉडल भी बहुत बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि एड तभी काम करेगी जब आपकी इकोनॉमी में, तो हर साल एड ही लेना पड़ेगा। नाइजीरिया वगैरह ऐसे जो अफ्रीकन कंट्रीज है, चाड और इस तरह के, उनमें कहाँ फॉरेन एड से भी कुछ हो पा रहा है, क्योंकि वो बेसिकली गलत अक्षांश और देशांतर में फंस गए।
तो सतत रूप से उनको फॉरेन एड की आवश्यकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। लेकिन वो अपने बल पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ये फॉरेन एड से मिक्स होके जब जाएगा, तो भी फिर ये कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह में इधर इनकम नहीं जा पाएगी, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ पाएगी। ये इसलिए बने हुए हैं कि आपका देश मतलब बाकी चीज़ों में कमी नहीं है, मशीनें आते ही काम चालू हो जाएगा। तो मशीनें आते ही प्रोडक्टिविटी, इनकम ये सब चालू हो जाएगा। लेकिन क्या अफ्रीका में मशीनें भेजने से उत्पादन हो जाएगा? उनके पास वो नहीं है ना, दूसरी चीज़ें नहीं हैं सपोर्ट करने के लिए। फिर तो आप और भी चीज़ें भेजो, फिर वहाँ प्रोडक्शन कराना ही है। कुल मिला के आप चलो, वो तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाकी आप ऐसे भी समझा सकते हो कि सेविंग फिर इन्वेस्टमेंट इससे भी पता लग सकता है आपको, बता सकते हो कि ग्रोथ के लिए सेविंग ज़रूरी है, राइट? तो इस तरह से है। मैं दोनों साइडों से बता दिया। सेविंग कम करके भी दिखा दिया, वो 2.5% रह जाएगी, और बढ़ा के भी बता दिया, और अनुपात को कांस्टेंट रखना है उस समय के लिए। अनुपात को मैंने कल की क्लास में बदला था, कि सेविंग रेट को कांस्टेंट कर दिया था। तो मैंने कहा कि अगर ये अनुपात, कोई राष्ट्र बचत की दर ज़्यादा कर रहा है, लेकिन साथ में अनुपात भी बढ़ जाए, तो फिर ग्रोथ नहीं चेंज होगी। ये बात हम कर ही चुके थे। आज की क्लास में मैंने सेविंग को घुमा रहा हूँ। ये मॉडल समाप्त हो गया है। अब इसका भारत के लिए जो वो है रेलेवेंस, तो आप इसी में एक छोटा-सा हेडिंग लगा लो। ये कई लोगों के अनुसार कई लोगों के अनुसार भारत के लिए यह मॉडल कुछ कारणों से सीमित प्रासंगिकता रखता है। जैसे कि कुछ कारणों से सीमित प्रासंगिकता रखता है, जैसे कि देश लगा दीजिए, जैसे कि के आगे, और फिर नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है। पूर्ण विराम लगाइए। ऐसी स्थिति में बचत की दर कॉमा लगाइए, पूंजी निर्गत अनुपात आदि की की जगह का करें, का सही अनुमान आदि का सही अनुमान लगाना कठिन होता है।
तो हमारी एक तो अकाउंटिंग हैबिट्स भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी में रिपोर्ट नहीं होती है। जीडीपी में उनका एस्टिमेटेड वैल्यू जोड़ देते हैं हम लोग। रूरल साइड के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर बहुत बड़ा है, स्लम एरिया और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ आपको दिख जाएगी आगरा में, बहुत सारी जगहों पे जो ऐसे ही काम कर रही हैं। दिल्ली में भी आपको कॉलोनियों के अंदर ही लोग कपड़े बनाते हुए, बुनते हुए, सिलते हुए रजिस्टर्ड जो एरिया होता है, संगठित जो एरिया होता है, वो पूरा का पूरा नहीं है हमारी इकोनॉमी में। तो आपको डेटा सही नहीं मिल पाती कि बचत की वाक़ई में दर कितनी है या हमें सीओआर मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो निकालना हो तो सटीक नहीं निकल सकता है। तो पहली ड्रॉबैक तो यहीं पे आ जाती है कि मॉडल जिस सूत्र पे आधारित है, उस सूत्र के जो वेरिएबल्स हैं, उनको हम ठीक से पता नहीं लगा पाते। तो पॉलिसी लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कैसे ढंग से कर पाएँगे जब हमें इस चीज़ का अनुमान सही नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए सेकंड, देखिए ये है मॉडल पूंजीगत विकास पर अधिक जोर देता है। पूर्ण विराम लगाते हुए लिखिए, ये मशीन आदि पूंजीगत वस्तुओं ये है पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखना है, ये है मशीन आदि पूंजीगत वस्तुओं पूंजीगत वस्तुओं को अंडरलाइन कर लें और पीछे इंग्लिश में लिखिए कैपिटल गुड्स। पर अधिक जोर देता है। तथा उपभोक्ता वस्तुओं को भी अंडरलाइन कर लीजिए। कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुओं की उपेक्षा उपेक्षा करता है। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज इस प्रकार यह मॉडल लिखिए स्फीतिक इन्फ्लेशनरी प्रकार यह मॉडल स्फीतिक प्रकृति का है। स्फीतिक प्रकृति प्रकृति का है। पैराग्राफ फिर से बदलिए, लिखिए स्टैटिक प्राइस मॉडल होने के कारण स्टैटिक प्राइस मॉडल होने के कारण यह इस प्रभाव की अनदेखी कर देता है। इस प्रभाव की अनदेखी कर देता है।
जैसे आपने आम जीवन में भी देखा हो, कोई लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, सोने से क्या फ़ायदा, खाने से क्या फ़ायदा, मतलब ऐसे भी दिमाग में बैठ जाता है और वो क्या करने लग जाते हैं, वो ज़्यादा कमाने में ध्यान दें, बस रात और दिन, पेट नहीं भर रहा है। मेरे पास कितने की 100 करोड़, कंपनी कितने की 500 करोड़ की टर्नओवर है, हाउ टू इंक्रीज़ इट? फिर कालांतर में वो 500 करोड़ की इनकम और 5000 करोड़ की टर्नओवर वाली हो गई, तो भी उसको बेचैनी हो रही है। उसके दिमाग में धुन सवार हो गई कि जीवन के खेल को एक ही तरीके से खेला जा सकता है, वो पैसा है बस। ना वो खाने पे ध्यान दे रहा है, ना वो सोने पे ध्यान दे रहा है, ना आराम में ध्यान दे रहा है। सोशल लाइफ से कट हो गया, परिवार में भी उसको इतना समय नहीं मिल पा रहा है और जीवन को एक ही आईने से देखे जा रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है इसको, बैलेंस नहीं बना। ऐसे ही क्या होता है कि एक बैठ जाता है, एक मॉडल की फ़ोकस होती है किसी चीज़ पे। इसमें फ़ोकस क्या, बचत करो, बचत करो। बचत का अंजाम क्या होगा कि बचत का अंजाम मशीनें होगी, फिर उसका अंजाम क्या होगा कि ग्रोथ होगी। जब पॉलिसी मेकर्स के माइंड में ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज ऑफन कंपेयर्ड, इसको सेन भगवती कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे ज्यादा बल देते रहे हैं कि आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन चीजों पे ध्यान दो। क्षमता का मॉडल है उनका। मैंने पहले भी अध्याय नंबर 4 की चर्चा की थी एक किताब की, जिसका नाम था डेवलपमेंट इज फ्रीडम, और स्वातंत्र्य के रूप में विकास, एक दिन बोला था आपको क्लास। वो एक ऐसा विकास मॉडल है जिसमें जीवन का आनंद भी है और जीवन की गुणवत्ता भी है, सब कुछ है उसमें, केवल धैर्य की बात है। आज अगर मेरे फादर मेरे को नहीं पढ़ाए होते, और सिर्फ मैं तो माहेश्वरी फैमिली से आता हूँ जिसमें लोग बिजनेस और ट्रेड करते हैं, राजस्थान में माहेश्वरी, एमपी में भी होते हैं, बट माय फादर फोकस्ड मोर ऑन हाउ टू गिव माय सन बेटर एजुकेशन, so he waited for quite a long time before I could give him some income, इससे पहले कि मैं उनको कुछ इनकम दे पाता, उन्होंने काफी धैर्य पूर्वक मेरा इंतजार किया। और वो जो शिक्षा वगैरह में जो उनकी बातें थी या जो मेरे पे खर्चा किया, तो उसी का तो रिजल्ट है कि आज मैं निर्बाध रूप से अपने परिवार का संचालन कर पा रहा हूँ। अच्छा जीवन, अच्छे जीवन के मायने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तथाकथित सांसारिक दृष्टि से जो अच्छा जीवन होता है वो जी पा रहे हैं। तो वो शिक्षा पे थोड़ा उन्होंने वेट किया इस चीज़ का, इंतज़ार किया कि भई खर्च किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन अब उसका रिज़ल्ट जब आने लगा, तो वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया। तो वो एजुकेशन ग्रोथ का स्वरूप ले लिया। वो आपको सैटिस्फैक्शन भी देता है कि भई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी के स्तर पे पढ़ा रहा हूँ। तो एक फ़ील होता है कि आपके पास पैसा भले ही ना हो उतना, लेकिन आपको एक लेवल फ़ील होता है कि मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ वो बच्चे किस स्तर के हैं। आनंद आता है, वो एक लेवल पे बात करते हो आप। वो सैटिस्फैक्शन आपको, ये थोड़ी कि आप बिल्डर बन के वो सैटिस्फैक्शन ले पाओगे, जिसमें आप बड़ा बिल्डर बन गए और मकान बना रहे हो, 10 लोगों की बातें सुन रहे हो, और वो कोई बहुत बढ़िया टास्क नहीं है। तो आप, ये जो मॉडल है ना, ये कह रहा है कि बस बचत करो, कैसे भी करके बचत पे ध्यान लगाओ। फिर बचत को कन्वर्ट कर दो मशीनों में और मशीनें फिर ग्रोथ ले आएगी। तो ये मॉडल जब अखिल राष्ट्रीय स्तर पे लागू होते हैं ना, पॉलिसी मेकर्स के माइंड में थिंक टैंकर्स होते हैं। वो थिंक टैंकर्स ही तो पंचवर्षीय योजनाएँ लागू करवाते हैं। तो वो फिर आपकी पूरे बजट में, प्लानिंग में वही रिफ्लेक्शन आ जाता है। जहाँ आप ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, सब्सिडियाँ दे रहे हो, बड़ी मात्रा में लगाओ जी इंडस्ट्री यहाँ पर, यहाँ पे प्लांट लगे तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। आप फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न के उत्पादन, दाल, मोटे अनाज, ये सब चीज़ों पे उस तरह से फ़ोकस नहीं कर रहे। तो इस मॉडल में क्या होता है कि कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, ये चर्चा में नहीं आ रहे। आप देखो ना, CS अपॉन CR, कंज्यूमर गुड्स, खाने-पीने की चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। जिससे भाग लगा रहे हैं वो भी कैपिटल आउटपुट रेशियो है।
तो आप बचत को क्या समझ के चल रहे हो? सजातीय को तो डिवाइड कर सकते हो। तो नीचे सी आर और ऊपर एस है, तो ये ऐसे कैसे डिवाइड हो रहे हैं? तो आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सी ही एस है और एस ही सी है इस मॉडल में। एक अलग बात है कि मैंने अलग हटके आपको कहा कि बचत संभाव्य रूप से पूंजी है। ये मॉडल तो बचत को पूंजी में कन्वर्ट करके ही मानता है। तो ये तो बचत ही पूंजी और पूंजी बचत है इस मॉडल के। इसलिए तो सी आर के ऊपर एस लगाया। हेड हेड एस नॉट बीन capital item. How could you have divided by CR that item had it not been C? आपको समझना पड़ेगा ना कि वो S जो दिख रहा है वो बेसिकली C है। वो तो सीधा ही S को डिवाइड कर रहा है। ये मान लिया कि ये मशीन है। अब मशीनों को ऊपर रखा और उत्पादकता के उल्टे से डिवाइड किया उसमें। तो ग्रोथ पे क्या रिजल्ट आएगा वो दिख रहा है। मॉडल सारा का सारा किधर जा रहा है? मतलब मॉडल कभी बात नहीं कर रहा है कि खाने पीने की चीजें होनी चाहिए कि नहीं। पूरा मॉडल पढ़ लेना आप कहीं पर भी, सिर्फ कैपिटल गुड्स है इसमें। और हम नेपाल जैसे छोटे कंट्री भी नहीं है। चलो आप प्रोडक्शन के पैटर्न में कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन की बात नहीं भी कर रहे हो तो बाहर से आयात कर लो। तो मॉडल ऑलरेडी क्लोज्ड इकोनॉमी का है। यू कैन नॉट इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। मॉडल खुद ही कह रहा है कि आप बाहर से आयात नहीं कर सकते, बाहर से एड नहीं ले सकते, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि सेविंग वगैरह सब आपकी अपनी है। जो भी समाधान दिया जाता है कोई भी मॉडल आपको अपने लेवल पे देता है। इसलिए वो कह रहा है कि एड भी नहीं है, निवेश भी नहीं है, अब तुम्हें आगे बढ़ना हो तो कैसे बढ़ोगे? तो वो मॉडल कह रहा है बचत करो। फिर आप अपने लेवल पे क्या करो? बचत करो। अब आप उस बचत के प्रभाव में इतने ज्यादा आ रहे हो कि खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको बचत करनी है। तो और फिर उससे मशीनें लानी है। अब कंज्यूमर गुड्स भारत जैसे बड़े कंट्री में तो गेहूं चावल चीनी हर चीज की आवश्यकता है। और वो फिर फूड फूड इन्फ्लेशन लाएगा। इसलिए ये मॉडल नेचर में, मतलब मैंने कहा ना, प्रकृति में इन्फ्लेशनरी है, स्फीतिक है। लेकिन इस मॉडल ने खुद ने मान लिया कि प्राइस चेंज नहीं होती क्योंकि ये मॉडल कौन सा है? स्टैटिक प्राइस में। इसका मतलब आप इन्फ्लेशन की समस्या को अज्यूम अवे कर रहे हो, अज्यूम करके बाहर निकाल रहे हो। आप उसको समझ के उसका समाधान दो ना। लेकिन ये कह रहा है कि हमारा तो मॉडल स्टैटिक प्राइस है, यानी आलू जिस भाव से बिक रहे हैं उसी भाव पे आगे भी बिकते रहेंगे। खाद्य तेल जिस भाव पे बिक रहा है वो आगे इस मॉडल से इनकी कीमतों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स पे आप फोकस नहीं करोगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। जब कीमतें बढ़ेगी तो बचत की दर नीचे आ जाएगी। आपने पढ़ा भी होगा कि इन्फ्लेशन के कारण हमारे देश की बचत की दर का क्या हाल हुआ है। क्योंकि हम खाएंगे कि बचाएंगे? तो कोई सामान महंगा मिलेगा तो बचत भी कम होगी ना। लेकिन इस मॉडल ने वो प्रभावों को ध्यान नहीं रखा क्योंकि ये मॉडल क्या है? स्टैटिक प्राइस। अब मैंने इसमें ज्यादा लिखा है आपको, ठीक है? आपको नहीं लिख पाते हो, एक लाइन लिख देना वहां पे कि ये मॉडल उपभोक्ता वस्तुओं को ध्यान में नहीं रखता, जो कि गलत है। या गलत वर्ड दिखने में भारी लग रहा हो कि जो कि गलत है तो आप ऐसे लिख दो कि जो कि उचित नहीं है। जरूर थोड़ी केयर पॉइंट को हम खींचेंगे तो ये नंबर मिलेगा। तो आपको क्लास में समझाने के लिए ये मैंने लिखाया। तो 2 पॉइंट हो गए, तीसरा लिखें। देखिए भारत जैसे राष्ट्रों में भारत जैसे राष्ट्रों में बचत की दर को आवश्यकता अनुसार समायोजित समायोजित करना कठिन होता है। पूर्ण विराम लगाना। सूत्र तो जैसे एक टॉपर से पूछा आपने कि मैं यूपीएससी को कैसे क्लियर कर सकता हूँ, ज्ञान मत बताना, अनुभव बताना। आपने उसको क्या कहा? अनुभव बताओ।
आजकल हम अनुभव पे कम ध्यान देते हैं, ज्ञान पे ज़्यादा देते हैं। और आपने अनुभव किया जो बताओ ना, तो आपने कहा उसको कि अपना अनुभव बताइए, ज्ञान मत बताइए। अनुभव बताया उसने कि सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि फ़ोकस्ड रहना चाहिए, एकाग्र रहो आप। तो आप जो पहला पॉइंट सुन के घायल हो गए, तो आपने कहा कि यही तो हमसे नहीं हो पाता है। आज आप किसी से भी पूछो सफलता के सूत्र मेरे हिसाब से 10 पॉइंट में आ जाते हैं। वो पॉइंट आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो चाहे। 10 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे जीवन में कैसे सफल। लेकिन ज़्यादातर लोग तो असफल ही हैं या वो अपने मन में असंतुष्ट हैं, कर नहीं पाते ना उसे। अब आप कह रहे हो कि ग्रोथ का इतना सरल सूत्र तो दुनिया में आपने देखा ही नहीं होगा। एस अपॉन सी आर, जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। जी बढ़ाना हो तो एस बढ़ा लो। लेकिन क्या ये बढ़ पाएगा, ये पॉइंट चल रहा है यहाँ पर। तो अब मैं तो ये ज्ञान की बात बताई, अनुभव वाली बात बताता हूँ किसी को समझाने के। जो अली मियाँ हैं हमारे, वो गाड़ी चलाते हैं, यहाँ तो खुद ही मैं लेके आता हूँ आमतौर पे, लेकिन वो भी चलाते हैं। तो एक बार मेरे को उन्होंने कहा कि मुझे भैया करके बोलते हैं, वो बोले मेरे को कि भाई साथ में रहते हैं ना कई बार, तो उनको आदमी थोड़ा सोचता है कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो उसने मेरे को पूछा कि मैं क्या करूँ? हम कैसे आगे बढ़ाएँ? तो मैंने एक छूटते ही एक लाइन बोली, मैंने कहा बचत करो। जैसे मैं हेरे-डोमर मॉडल बोल रहा था एक तरीके से, मैंने कहा बचत करो। तो उसका जवाब क्या था कि यही तो नहीं हो पाती है। ये अनुभव आ रहा है। ज्ञान छोड़ दो आप, अब अनुभव आ रहा है। अनुभव से वो क्या कह रहा है कि यही तो नहीं हो पाती। तो वही बात है कि जो हमने वो गोल डायग्राम बनाया, हमने सेविंग से चालू किया उसे, लेकिन उसके पीछे इनकम भी है। अब इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं है, और सेविंग नहीं तो इनकम नहीं। तो अब हम क्या करें? यही समस्या है। तो हमारा जीडीपी बहुत अच्छा है, बट आई टोल्ड यू वन डे, जीडीपी इज नॉट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, पर कैपिटा इनकम इज बेटर इंडिकेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, नेक्स्ट यू आर टू सी डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है हमारे यहाँ। पर कैपिटा इनकम तो एक प्रकार का औसत है, उसकी भी एक माइनस पॉइंट है कि वो विषमताओं को नहीं दिखाती है। जब जीडीपी ज्यादा है, पर कैपिटा भी ठीक ठाक है, इसके बावजूद भी इंडिविजुअली जाओगे आप, तो कई लोगों की इनकम बहुत कम है हमारे देश में। तो अब वो बचत कैसे करेंगे? मतलब आप चाहे बचत की पॉलिसी लेके आओ, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। भारत जैसे राष्ट्रों में बचत का आवश्यकता अनुसार समायोजन, मान लो हम कहें कि हमें 40% चाहिए, तो क्या हम 40% ला पाते हैं? ये पॉइंट चल रहा है। इनकम की व्यक्तिगत जो कमियां हैं, नेशनल लेवल पे जो भी हो, लेकिन इंडिविजुअली इनकम लेवल्स कहाँ पे चल रहे हैं लोगों के, उसके हिसाब से हम बचत की दर को अपनी नीड के अनुसार नहीं ऊपर नीचे कर सकते। तो मॉडल सेविंग के आगे नहीं जा रहा ना। वो अली कह रहा है कि मैं यही तो नहीं कर पाता, इसका मतलब मेरा समाधान उसको सही नहीं लग रहा। वो ये कह रहा है कि आप इसके अलावा बताओ, मतलब इनडायरेक्टली। और मैं ये कह के चुप हो गया कि तुम सेविंग करो। मुझे उसे कुछ तरीके और भी बताने चाहिए थे कि तुम सेविंग पर कैसे जा पाओगे। तो पहले तुम अपने कंजप्शन को देखो कि कितना कम हो सकता है। जब उसकी शादी होने वाली थी, तो उसने मेरे को बोला कि अ, मैं एक गाड़ी से जाऊँगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो बीएमडब्ल्यू वगैरह टाइप की गाड़ी। मैंने कहा कि इसके खर्च कितने होंगे? कि 25,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा इससे क्या? मैंने कहा मेरे पास क्रेटा है, तुम ये ले जाना मेरी गाड़ी। उसने साफ मना कर दिया। तो अ, मैंने कहा देखो नई है अभी, तो इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन नहीं माना वो, सच में नहीं माना। और 25,000 रुपए सिर्फ उसने इस बात के खर्च किए। तब से लेकर मैं 25,000 रुपए, अगर उसका शेयर मार्केट में, उसको बोला भी था कि तू 25,000 निकाल के मेरे को दे दे।
फिर मैंने कहा मिलेंगे बाद में, 5-7 साल तू धैर्य रखना। लेकिन उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बोला कि हमारे गाँव में उधर ऐसे ही लोग जाते हैं, ओडी वगैरह। मैंने कहा फाइनली ओडी से तुम जाओगे तो भी उनको तो पता होगा ना तुम क्या करते हो, तो ओडी से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और एक शेरवानी जो होती है, उसने मेरे को पहले ही कह दिया कि शेरवानी आपके खर्चे से आएगी। मेरे खर्चे। तो मैंने कहा वो तो एक ही दिन पहनते हैं ना, तो मैंने कहा वो किराए से भी मिल जाती है, तो तुम नई क्यों लेना चाह रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं मेरे को नया ही लेना। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा इसके नाम के, लेकिन तुम खरीदो नहीं। उसने वहां भी ये गलती करी और उसने जाके शेरवानी खरीद ली। अब 7-8 हजार या 10 हजार जो भी लगे वो उसके वेस्ट हो गए उसमें। तो बचत की जो मेरी बात थी, वो समझ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसके अलावा जो उसके इनकम के सोर्सेज हैं, उन पे मैं आगे गया नहीं, वो और आगे बातचीत करता तो मैं पता लगाता उसका कि कैसे क्या हो सकता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम भारत जैसे राष्ट्रों में बचत को, ये तो मैंने व्यक्तिगत उसके एग्जाम्पल दिए ये समझाने के लिए कि स्कोप होता है कहीं कहीं, लेकिन हम चाहें कि बहुत ज्यादा जंप दिला दे सेविंग, वो नहीं आ पाएगा जब तक कि हमारी इनकम ना बढ़े। और चौथा और आखिरी पॉइंट लिखिए। देखिए भारत जैसे राष्ट्रों की बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप, वैसे लिखिए संरचनात्मक है। यहीं पर ब्रैकेट में लिखिए पहले तो यूपीएससी मैथ। एक सवाल वैसे पूछा था उन्होंने कि मतलब क्या आपको लगता है कि भारत की बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक, इस बात को मैं आगे एक्सप्लोर करूंगा, थोड़ा अभी देख रहे हैं। तो ये लाइन आई तो मैंने यहाँ पे ही लिखा, लेकिन आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो आप। देखिए अच्छा, भारत की अतः भारत की समस्त बेरोजगारी को केवल औद्योगिक विकास के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। समाप्त नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी का चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो स्किल के जो गैप्स होते हैं, जैसे इकोनॉमी में स्किल की रिक्वायरमेंट क्या है और आप में क्या स्किल्स हैं, स्किल्स की जो कमी होती है या मिसमैच होता है। जैसे आप कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज जानते हो, लेकिन कोई नई लैंग्वेज आ गई जो आप नहीं जानते हो, कि अब नए टाइप के जॉब्स की रिक्वायरमेंट आ रही है और आपको वो स्किल नहीं आती है, तो ये मैच नहीं किया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चला गया। और ओवरऑल भी आप भारत में देखें तो जिस रिक्वायरमेंट की स्किल्स हमारे इंडियंस को चाहिए, मतलब इंडस्ट्रीज को चाहिए, वैसा स्किल डेवलपमेंट हम इंडिया में नहीं कर पाए। अब ये मॉडल कह रहा है कि कैपिटल गुड्स को ज़्यादा लेके आओ, कैपिटल गुड्स को, मशीनें लेके आओ। और कोई भी जो ग्रोथ का मॉडल होता है, वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ना चाहिए। यानी ग्रोथ प्रोडक्शन के साथ रोजगार भी चले साथ, नहीं तो मॉडल दूर तक नहीं जा पाएगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इसमें इम्प्लाइड है इस मॉडल के अंदर। जैसे ये
4:1 बोलता है, ऐसे मशीन और लेबर की भी कनेक्टिविटी बताता है। मैंने कहा था ना कि इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ कहेगा 2 मशीनें, 1 आदमी। तो जैसे 4 मशीनें आई तो 4 से 1 जीडीपी हुआ, तो 4 मशीनों से 2 को एम्प्लॉयमेंट मिला, ऐसे भी बनता है इनका। एक फिक्स रेशियो बना के चलता है मशीनों के साथ लोगों का। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एज मशीन्स विल इंक्रीज इन नंबर, मोर एंड मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड ऑन मशीन्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो। जैसे आप कह रहे हो कि 2:1 का रेशियो है एम्प्लॉयमेंट में, तो 2 मशीनें और 1 आदमी की चल रही है। तो मशीनें बढ़ती जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी होता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। लेकिन आप इसकी आलोचना में कहा जाता है कि ये मॉडल ऐसे समझ के चल रहा है कि सारे स्किल्ड है, मतलब आपको सिर्फ मशीनें लानी है फिर उनको लगाना है। आपने मान कैसे लिया कि उनको मशीन चलाना आता भी है कि नहीं आता? चलो ये रेशियो आपको बात नहीं भी समझ आ रही हो तो इसको आप हटा भी सकते हो 1 सेकंड के लिए, सिंप्लीफाइड वे में भी समझ सकते हो कि कोई भी देश में ग्रोथ जो करवानी है आपको, तो एम्प्लॉयमेंट को अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का आधार कौन होता है? प्रोडक्शन होता है। ग्रोथ एक आधार है जिस पे रोजगार निवास करता है। ये बोर्ड होना चाहिए तब ग्रीन, ग्रीन कलर इस बोर्ड के ऊपर है। बिना प्रोडक्शन के एम्प्लॉयमेंट, आप थोड़ा सोचें इस पे कि कहीं प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। मैं सरकारी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। सरकार केवल प्रोडक्शन के लिए काम नहीं करती। सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है। वहाँ आपकी जॉब लग गई उसकी बात नहीं हो रही है। हम बात सरकार की कर ही नहीं रहे ना यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मतलब वहाँ पे कोई उत्पादन हो रहा होगा तभी तो रोजगार की बात होगी। और रोजगार का सेंस क्या है? इकोनॉमिक्स में ही रोजगार पढ़ा जाता है। और इकोनॉमिक्स में कौन-सा आइटम आपको नज़र आता है जो रोजगार की धुरी है, उत्पादन? यहाँ अगर बैच नहीं बनेंगे, यहाँ बैच नहीं होगा तो डिमांड ने तय किया कि बैच कितने बनेंगे, वो केनेजियन इकोनॉमिक्स आ रहा है। डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर किसी को बुला के क्यों पढ़वाएँगे? तो आप इस बात को छोड़ो कि डिमांड से प्रोडक्शन हुआ, आप प्रोडक्शन से आगे बढ़ो। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की कनेक्टिविटी समझो ना, कि प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट की सत्ता है। प्रोडक्शन हटा दो तो एम्प्लॉयमेंट को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते? कोई जस्टिफिकेशन हो तो मेरे को बताओ आप। सरकार को मैंने हटा दिया यहाँ से, और आपके पास क्या उचित आधार है जो लंबा चलने वाला हो, जो हमें डाइजेस्ट हो जाए? ऐसा उपाय समझाओ आप हमें। ऐसा कोई उपाय आप नहीं समझा सकते क्योंकि है ही नहीं। तो प्रोडक्शन होगा तो रोजगार होगा। और ग्रोथ क्या है? मतलब प्रोडक्शन की चेंज ही तो है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना हो तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल गणित है इसकी। तो कोई भी ग्रोथ मॉडल एम्प्लॉयमेंट को कहीं न कहीं जोड़ के चलता है। लेकिन इस मॉडल में क्या हो रहा है कि मशीनों से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप। मशीनों से एम्प्लॉयमेंट आप तभी दे पाओगे जब आपको सामने वाले के बारे में ये पता है कि ये मशीन पे काम कर सकता है। लेकिन क्या भारत में हर आदमी किसी भी तरह की मशीन पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर कैसे होगा? हम बहुत तीव्र औद्योगिक विकास कर लें इंडिया में, तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा? नहीं। होगा, लेकिन आप उनको फिर स्किल दो तब होगा। फिर एक बार चेंज करिए। देखिए उपर्युक्त के बावजूद कॉमा लगाते हुए लिखिए, भारतीय संदर्भ में इस मॉडल को पूर्ण रूप से
खारिज यानी कि रिजेक्ट, खारिज नहीं किया जा सकता है। यह मॉडल देश की ग्रोथ में बचतों देश की ग्रोथ में बचतों की निर्णायक भूमिका निर्णायक भूमिका को उजागर करता है। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस मॉडल को लागू किया गया था। पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए वर्तमान में भी भारत की आर्थिक नीतियों में भारत की आर्थिक नीतियों में इस मॉडल का प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्ण विराम लगाते हुए आगे लिखिए भारत सरकार द्वारा ये आयकर में छूट आयकर में छूट आदि राजकोषीय उपायों आयकर में छूट आदि राजकोषीय उपायों से बचत की दर को बढ़ाने पर बचत की दर को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। बचत की दर को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बचत और निवेश बचत और निवेश की प्रवृत्तियों प्रवृत्तियों पर विस्तृत लेखन विस्तृत लेखन किया जाता है। पूर्ण विराम लगा दिए। तो आप कहते हो ना समालोचनात्मक लिखना,
मतलब कोई भी चीज़ देख लो आप, मतलब इसमें समालोचनात्मक जैसा आपको दिख रहा होगा। जो मैंने अभी हेरोडोमर मॉडल का एक तरह से भारत में मूल्यांकन किया हम लोगों ने। 4 कारण बताए जिससे भारत में इसकी जो प्रासंगिकता है वो सीमित हो जाती है। उतने बढ़िया से काम नहीं कर पाता, तभी तो इस मॉडल को एक ही पंचवर्षीय योजना में रखा फिर हटा दिया है इसे। हम कहते हैं कि नमक जो होता है, वो ज़रूरी होता है, लेकिन वो पर्याप्त तो नहीं होता ना। नमक की अपर्याप्तता से नमक का खंडन कैसे करोगे? कि नमक बिल्कुल काम का नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल पाओगे ना। किसी भी भोजन के अंदर नमक की भूमिका अपने आप में सफिशिएंट भूमिका नहीं है। लेकिन आप कहो कि नमक की कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो पर्याप्तता की तरफ हमें नहीं ले जा पा रहा है। तो ये तो आप उसकी सत्ता को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये दुनिया के किसी भी इलाके में चले और अपने मन को भी टटोल लो, खुद ही आवाज़ आएगी, बिना बचत के हम आगे नहीं जा सकते। आप इस पे मनन करके देखेंगे तो बिना बचत के कोई इंसान आगे नहीं जा सकता। तो जब इंसान आगे नहीं जा सकता तो कंट्री कहाँ से आगे चला जाएगा? तो बचत तो आपको करनी पड़ेगी ना, तभी आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए संसाधन मिलेगा, मशीन, उपकरण वगैरह तो एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे ना, आपकी उपभोग की ज़रूरतों के अलावा जो सामान है, जो आपके उपभोग से बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है, बल्कि आपकी प्रोडक्शन को रफ्तार देने के इरादे से लाए जा रहे हैं, उनकी फाइनेंसिंग आप कहाँ से करोगे? और ये बात रामलाल की नहीं हो रही है। रामलाल को कमी आ रही है तो घनश्याम से उधार ले लिया। ये बात पूरे कंट्री की हो रही है। तो इश्यू इज़ नॉट वेदर रामलाल इज़ एबल टू मैनेज इट और नॉट। इश्यू इसकी इकोनॉमी में तो रामलाल, घनश्याम लाल सभी आ रहे हैं। तो इकोनॉमी की सेविंग तो बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। हाँ, एक आदमी नहीं सेविंग कर पाया तो पड़ोस से उधार ले लिया। तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया, उसने रिस्क उठाई, वो पैसे वाला पार्टी बन गया। लेकिन कंट्री का क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, आप तो माइक्रो स्तर पे तो अपना मैनेज कर ले रहे हो, लेकिन ये बात माइक्रो की नहीं है ना, ये बात तो मैक्रो लेवल की है। तो मैक्रो लेवल पे तो कंट्री में आदमियों का फ़र्क थोड़ी देखा जाता है। ओवरऑल कंट्री की सेविंग अच्छी होगी, कितना फंडिंग ले लोगे बाहर से, कितना एफडीआई अट्रैक्ट कर लोगे, एफडीआई करोगे तो प्रॉफिट लेके जाएँगे ना, जीएनपी का कॉन्सेप्ट, जीडीपी प्लस ए माइनस बी। तो जोसेफ स्टिलिज ने कहा कि जीएनपी सही मेजरमेंट होता है, नहीं कि जीडीपी होता है। क्योंकि आप किसी को गलतफ़हमी में अपना समझ रहे होते हो कि ये जो मैंने एक डायग्राम आपको बनाया था और इसमें एक गोला यहाँ पे किया हुआ था और एक गोला बाहर बनाया था, ये ए था और ये बी था। ये आपकी जीडीपी है, ठीक है? इसमें बाहर से एफडीआई आया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एफडीआई एक साधन बन गया, तो ये पूँजी बन गया है, ठीक है? अब इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। एफडीआई आया आपके देश में और इस बी वाले ज़ोन में चला गया। अब ये बी वाले ज़ोन में एफडीआई को नहीं माइनस करना है, तो एफडीआई जो कमाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट वो माइनस होगा, एफडीआई नहीं माइनस कर देना। साधन आय, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आपके देश साधन आय, जो विदेशी साधन आय है निवल रूप में, उसको ऐड करना है ना, मतलब तो ये ऐड होगा और ये बाहर जाएगा, माइनस होगा। ऐसा ही तो एक चित्र बनाया था। ये एफडीआई, जो एफडीआई एक साधन है, पूंजी एक साधन है। इन्वेस्टमेंट ही सी बनता है ना, आपको बताया तो है। मतलब सेविंग से इन्वेस्टमेंट ही सी बन गया। ये सी के रूप में साधन है। वो साधन क्या कमाएगा? प्रॉफिट। विदेशी कंपनियां यहाँ सी लगा के साधन साधन आय के रूप में क्या कमा रही है? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट तो ये लेके जाएगी ना। लेकिन जीडीपी में क्या होता है कि इसको भी आप अपना मान रहे होते हैं। ये भी आपका है और ये भी आपका है। जीडीपी में यही होता है ना, एक सीमा के भीतर जो भी हो रहा है उत्पादन। टिलिच कहते हैं कि जो आपका नहीं उसको अपना क्यों मान रहे हो? तो आपकी डेवलपमेंट तो हो जाएगी खैर, लेकिन समस्या क्या आएगी कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ भी होगा। ये निकालना चालू कर देंगे, अपने प्रॉफिट रेमिटेंस करेंगे।
जब तक आपके देश में लगा रहे हैं, लेकिन लगाने से नहीं होता है, तो उन्हीं का ना। अगर कोई मारवाड़ी बिहार में जाता है, आसाम में जाता है, यही कॉन्सेप्ट वहां भी चला लो, आप आसाम की भी निकाल सकते हो ऐसे। अब एक मारवाड़ी सेठ चला गया उधर आसाम में, उसने कमाया, अपनी पूंजी लगाई, कमाया उसने, तो उसने एक दुकान और खोल लिया आसाम में, एक पेट्रोल पंप और लगा दिया। आसाम वाले गलत फहमी में जी रहे हैं। आसाम वालों को लग रहा है कि ये पंप हमारा है, आसामीज पंप है। अरे आसामीज नहीं है भाई, वो मारवाड़ी आदमी ने पेट्रोल पंप खोला हुआ है। जिस दिन उसका दिमाग घूम जाएगा, उस दिन वो समेट लेगा पेट्रोल पंप को। राइट। तो बेच बाच के वहां से निकल जाएगा, तो आपके पास हो तो आप खरीदो, नहीं तो किसी बाहर वाले को बेच देगा। गुजराती को कहेगा तुम ले लो इसे। ये आसामीज तो पीछे चल रहे हैं, ये मेरा पेट्रोल पंप नहीं खरीद पाएंगे। वो स्वैपिंग करके चला गया, और सारा मुनाफा कमा के अपनी जेब में तो रख रहा है। मारवाड़ में भले ही ना ला रहा हो, लेकिन वही आसाम में 5 पेट्रोल पंप खोल लिए, तो 5 का मालिक आसामी थोड़ी है, वो है मालिक। तो पॉइंट यही आ जाता है कि आप मतलब इस तरह की चीजों को भी, मेंस है भाई, ये निबंध है, मेंस है, इनको रेंज को ओपन नहीं करोगे तो आपकी राइटिंग नहीं डेवलप हो पाएगी ना, क्रिटिकल इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। कमिंग टू द पॉइंट, हम एहर डोमर मॉडल की जो भी बातें थी, नकारात्मक जो भी था, वो सब लिखा, लेकिन साथ में ये भी लिखा कि मॉडल को पूर्ण रूप से खारिज भी नहीं कर सकते भारतीय संदर्भ में, क्योंकि बचत की दर की भूमिका तो यूनिवर्सल है। तो भारत में आके थोड़ी बदल जाएगी, बचत की दर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। फिर हमने उसको सत्यापित किया कि हमारी सरकार क्या करती है, तो इनकम टैक्स वगैरह में छूट क्यों देती है, अगर बचत की दर को का महत्व तो नहीं पता हो। इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हेरोडोमर मॉडल की इंप्रेशन है, चाहे बाई चॉइस हो या बाई एक्सीडेंट हो, लेकिन समानता तो आ रही है ना उस चीज में, कि जो मॉडल कह रहा है वो हम कर रहे हैं। तो ये बात है इसमें। फिर इकोनॉमिक सर्वे में बार बार आता ही रहता है, बचत की दर का क्या हाल हो रखा है, कितनी जा रही है, नीचे है कि ऊपर है, ये सब पे फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नाम की पहली चैप्टर होती है, उसके अंदर इसके बारे में कुछ ना कुछ टेबल वगैरह लिखे हुए रहते हैं। बाकी बैक साइड में अपेंडिक्स होता है, उसके अंदर भी रहते हैं, टेबल्स होती है, स्टेटिस्टिकल टेबल्स। उसमें आप पीछे 1951 से लेकर अब तक का सेविंग रेट आपको मिल जाएगा। पीछे टेबल्स होती है, वो आपको मार्केट में नहीं मिलती है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ जो सर्वे लिखा हुआ रहता है, वहाँ क्लिक करके निकाल सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है स्टेटिस्टिकल टेबल्स नाम से, उसको क्लिक करोगे तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको टेबल्स मिल जाएंगे। पीछे के डेटा कोई भी देखने हो तो वहां से मिल सकते हैं, जितने वहां पे दिए हुए रहते हैं। तो ये है डोमर मॉडल की इंडियन रेलिवेंस। क्वेश्चंस लिखाऊंगा मैं इसके ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में यही पढ़ना है।
इससे प्रारंभिक स्तर के सवाल भी आ सकते हैं कभी। निवेश क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में निवेश की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अर्थव्यवस्था में, समाज में नहीं, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। क्या आपके अनुसार किसी देश की ग्रोथ रेट को निर्धारित करने में बचत की दर की निर्णायक भूमिका होती है? अन्य कौन से कारक ग्रोथ रेट को प्रभावित हूबहू आया हुआ है यूपीएससी मेंस में। पूंजी निर्गत अनुपात क्या है? ये नहीं आया हुआ है, वो नहीं आया हुआ। पूंजी निर्गत अनुपात क्या है? किसी देश की ग्रोथ रेट, यहाँ आई कोर भी डाल सकते हैं, इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सेम ही लैंग्वेज आएगी, बस फॉर्मूला बदल देना है आपको। बाकी सारी लैंग्वेज वही रहेगी कि अनुपात ज़्यादा होता है तो पूंजी की कुशलता या उत्पादकता कम होती है, ये जो भी मैंने लिखा रखा है। और किसी देश की ग्रोथ रेट को निर्धारित करने में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हो और नहीं तो बिना सूत्र का प्रयोग करे भी, जब आपने ऊपर लिख दिया कि ये क्या है, फिर आपने वहाँ भी बता भी दिया, तो उसको बताओ मत फिर वहाँ। खाली इतना लिख दो कि ये कुशलता को दिखाता है। कैसे दिखाता है उसको छोड़ दो। पूंजी निर्गत अनुपात एक महत्वपूर्ण सूचक होता है किसी अर्थव्यवस्था का, एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। यहाँ से चालू करो, फिर पैराग्राफ चेंज करके उसका मतलब बता दो, सूत्र लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बताओ फिर कि ये अनुपात के किसी देश की ग्रोथ रेट को निर्धारित करने में इसकी भूमिका क्या है। तो आप उनको बताओ कि ये ग्रोथ रेट पे नकारात्मक असर डालता है अगर ये अनुपात अधिक होता है तो आप उसमें गणित मत समझाओ, फिर उनको इतना सा बताते कि अनुपात अधिक होता है तो पूंजी कम उत्पादक होती है, और ग्रोथ लाने के लिए हम पूंजीगत वस्तुओं पे जोर देते हैं, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि वो ठीक से प्रोडक्टिव हो पा रही है कि नहीं। तो जैसे मान लो आप मशीन तो ले आए, लेकिन बिजली नहीं आ रही। बेसिकली ये अनुपात ज़्यादा कब होता है, वो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको वर्बली। मशीन है लेकिन पर्यावरण, मतलब इकोलॉजी, पारिस्थितिकी कैसी है। मशीन है लेकिन पावर कट हो रहे हैं, तो मशीन तो पावर के साथ चलेगी, तो वो उतना मीटर कपड़ा नहीं निकाल पा रही है जितनी उसकी कैपेसिटी, तो वो उस अनुपात बढ़ जाएगा, क्योंकि मशीन यहाँ लिखोगे, उत्पादन नीचे लिखोगे, तो नीचे वाला कम है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये ज़्यादा दिखेगा। मशीन अगर ज़्यादा पैदा होती तो ज़्यादा से डिवाइड भी होती ना उसकी संख्या, तो वैल्यू कम आती। क्योंकि सी अपॉन वाई तो कह रहे हो आप, सी को ऊपर लिख के नीचे वाई लिख रहे हो, नीचे उत्पादन। ये अगर ज़्यादा पैदा करेगी तो ये अनुपात अपने आप ही, इसका कम होना ही सब कुछ कह देता है, और इसका ज़्यादा होना भी सब कुछ कह देता है। सड़कें नहीं है प्रॉपर, रॉ मटेरियल्स नहीं है, बहुत बड़ा कारण इसका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी। एक तो ये है। दूसरा, जो राष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर देते हैं उनके यहाँ भी ये बढ़ जाता है। एक तो इसकी कमी से ये बढ़ता है, ध्यान रहे सबका देखो, क्योंकि वो फिर पूछ लेगा तो आप फिर चक्कर, मतलब यहाँ पे एक दूसरा पार्ट ये भी पूछ सकता है। यहाँ तो मैंने बताई भूमिका क्या है, वो तो आप बता दोगे कि ऐसे-ऐसे होता है। लेकिन कल को वो ये पूछे कि ये अनुपात ज़्यादा क्यों हो जाता है? फिर क्या करोगे? फिर इसको छोड़ के आओगे क्या? और पूंजी निर्गत अनुपात का जो ये प्रश्न आपको दिख रहा है ना, ये प्रश्न भी इंट्रोडक्टरी होता है। आप इस पे जो लिखोगे उससे कुछ खास नंबर नहीं देने वाला वो। वो इस पे ज़्यादा दिमाग है उसका, लेकिन वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए एक पार्ट दे दिया। एक आधा नंबर दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसका दिमाग यहाँ घूम रहा है ज़्यादा। इसको तो आप छोड़ के ही आ गए, क्योंकि आपने टीचर ने बोला उस समय ध्यान ही नहीं दिया। वो जो मैं कोरा के ऊपर जो किसी इंग्लिश मीडियम गुजराती बच्चे ने लिखा मेरी क्लास के लिए, उसने एक लाइन और लिखी थी कि आई हियर हिज लेक्चर सेकंड टाइम, एवरी लेक्चर आई हियर सेकंड टाइम, because whatever he speaks, uh, those ideas are more valuable. So at home I again repeat his lecture.
फिर मैं उनकी अलग लिखता हूँ कि वो जो क्लास में बोले, वो भी नोट डाउन करता हूँ, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो मेरे। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा केजीएस में लिख रहा था इस चीज़, उसने अलग-अलग टीचर के ऊपर जो लिखा, उसमें मेरी क्लास के लिए उसने लिखा कि नोट्स की जो साइज़ है, ज़्यादा पेज नहीं भरवाते हैं, क्रिस्पी मतलब संक्षेप वाले होते हैं, और साथ में जो समझाते हैं उन चीज़ों को मैं सेकंड टाइम फिर से पढ़ता हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ अभी, अब आपने कोई ध्यान दे रहा, कोई नहीं दे रहा है, ऐसे हो जाता है। अब वो अनुपात हाई क्यों हो जाता है कि भई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होने के कारण। मशीनों में क्या कमी है? आपने जर्मनी से मशीन मँगा ली, सब जगह मँगा ली, मशीन की गलती नहीं है, मशीन किसी के साथ चल रही है। पावर से चलेगी, चलो पावर आ गया, लेकिन कच्चा माल नहीं मिला टाइम पे, सड़कें ठीक नहीं थी, वो पहुँच ही नहीं पाया, तो मशीन तो खाली पड़ी हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक पॉइंट हुआ। दूसरा समझो, जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है, फिर वो ज़्यादा काम करते हैं उसपे, उस पीरियड में भी ये अनुपात बढ़ जाता है। अब आपको समझाता हूँ, जो ये मेट्रो आप यहाँ आते हो, ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है अभी, है ना? ये जरोदा माजरा और ऐसे जो लिखा हुआ रहता है, ये स्टेशन जो बना, ये जो लाइन है, इस पे काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, तो सी चेंज हो रहा है, मतलब सी में तो चेंज होता जा रहा है। भाई ये प्रोजेक्ट जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट चाहे इस पे लेबर भी काम कर रहा हो, आएगा सी के अंदर, क्योंकि फाइनली तो प्रोजेक्ट बन रही है ना, तो आप इसमें क्यों जा रहे हो कि इस पे लेबर काम कर रहा है तो इसको हम सी नहीं कहेंगे। एक 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाती है, अब ये एक लाइन जा रही है, इस पर 1000 करोड़, तो ये आपका सामान बन गया ना। जब मैं ये डिजिटल बोर्ड ले रहा हूँ, तो इसमें लेबर से मुझे क्या मतलब है, इसमें चाइनीज़ लेबर भी काम किया होगा, लेकिन वो सब जुड़ के ये हमारे लिए सी बना कि नहीं बना? तो नेवर से कि सर इसमें लेबर भी आ रहा है, तो क्या हम उसको सी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे भाई वो पूरा प्रोजेक्ट है लेबर के साथ। घर बनाया आपने, चलो छोड़ो इसको। घर बनाया, घर में लेबर की पेमेंट भी बहुत होती है, लेकिन घर बनाने में तो उसका रोल था। तो आपका घर अगर 1 करोड़ का बना, जिसमें लेबर पेमेंट सब शामिल है, ज़मीन वगैरह सारी, जो ज़मीन कितने की खरीदी, माल कितने के लाए और लेबर पेमेंट कितने करी, सब जुड़ के पेंट-वेंट सब होके, रंग रोशन सब होके, अगर वो 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ की वो सी कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आपको याद होगा मैंने समझाया था आपको कि ड्वेलिंग्स जो होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। घर जो हम बनाते हैं, वो निवेश माने जाते हैं। फिर आप वहाँ पे छिद्रान्वेषण करना चालू कर दो। सर इसमें तो लेबर पेमेंट भी हुई थी, लेबर को सी थोड़ी कहते हैं। अरे लेबर ने बनाया क्या? सी। तो एक मेट्रो प्रोजेक्ट में सामान भी लगेंगे, रॉ मटेरियल सब चीज़ें लगेगी, उसमें लेबर भी लगेगा। लेबर ने पैदा क्या किया? तो वो चीज़ कितने की पड़ी? वो पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? सी। तो 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, जितना भी इस पे काम होता जा रहा है, जैसे शुरुआत में यहाँ थी, तो आपके 50 करोड़ खर्च हुए, फिर ऐसे करके जा रहे। अब 2 स्टेशन बन गए इसके, ऐसा मान लो आप। जब ये कंप्लीट होके इसका परीक्षण हो जाएगा, तब इस पे आवागमन स्टार्ट होगा। तब ये क्या पैदा करेगी? सर्विस। और वो सर्विसेज़ के मापन किससे करोगे? टोकन वैल्यू में। कितने के टोकन बिके, उतने की उत्पादन हुई। लेकिन कमाल की चीज़ क्या है कि हर साल सी तो चेंज हो रहा था और वाई में चेंज हो ही नहीं रहा था। वाई में चेंज कब होगा? जिस साल लास्ट में ये कंप्लीट होगी तब। अब मान लो ये 5वें साल में कंप्लीट होती है, तो सी तो बदल रहा था, वाई में चेंज नहीं आ रहा था। तो पूरे भारत के अंदर जो वाई बदलना था, उतना नहीं बदला। तो जब आप सी को वाई से डिवाइड करोगे, तो वाई की वैल्यू कम दिख रही है, जबकि सी की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। बंदरगाह पकड़ लो, ये तो चलो छोटे-मोटे प्रोजेक्ट हैं, बड़े-बड़े बंदरगाह बनते हैं, कितना टाइम लग जाता है उनके। ये जो एक सिग्नेचर ब्रिज है यहाँ पे, उसको इतने साल लगे इस सिग्नेचर ब्रिज को, मुझे याद है कि रोज़ अखबार में इतना आता था कि ये अब बन रहा डिस्प्यूट में चला गया, कभी क्या। तो सिग्नेचर पे जो ये ब्रिज बना, तो
ये ब्रिज पे जो भी खर्चा हो रहा होगा पहले, वो सब सी को बदल रहा था, सी की मात्रा बढ़ रही थी, लेकिन वाई में चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसका मतलब जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बाद ही पढ़ाऊंगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा धीरे डेवलप होता है, टाइम लगता है। सड़क, बंदरगाह वगैरह, पावर, ये सब चीजों में क्या समय लगता है, उस दौरान आपको पैसा तो लगाना पड़ता है, तो सी तो बदल जाता है। आप रिजल्ट के आधार पे सी बोलो कि कोई भी चीज पे आप काम करा रहे हो, वो चीज क्या बनने वाली है। फिर चाहे लेबर लगाओ, चाहे कुछ भी करो, वो चीज क्या बना रहे हैं, वो चीज क्या है। वो उस चीज के आधार पे आपको, वो कोई रोटी थोड़ी बना रहे हैं, वो बना रहे चाय थोड़ी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो किस में काउंट होगा, सी में। उसमें हमें ये नहीं देखना है कि इसमें लेबर को कितना दिया, टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू सी में आ जाएगी। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको। एक देश में आधारिक संरचना कमजोर होगी तो भी दिक्कत आएगी, और एक देश जब उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो जब तक वो कंप्लीट अच्छे से पूरे भारत में चाइनीज जैसी नहीं हो जाएगी, तब तक तो वो चेंज ही होता रहेगा। जब हमारी सारी पुलिया बन के कंप्लीट हो जाएगी, तब तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी तो कई साल लगेंगे। 2 कारण ये हो गए। तीसरा, अगर मजदूर सही नहीं है, मशीन ले आए आप, इससे क्या हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि मैं तो ये मैनुअल कार चलाता हूँ, मेरा अभ्यास मैनुअल गाड़ी से, गियर को हाथ से बदलना होता है। एक दिन मैं ऑटोमेटिक गाड़ी से किसी की गाड़ी में चला गया, तो मैंने कहा कि थोड़ा मैं चलाता हूँ इसे, बस 2 मिनट भी नहीं चला पाया और जा भिड़ी सामने देखे। मान लो मैं ड्राइवर होता और मेरे को कोई मालिक लाके ये गाड़ी पकड़ा देता, तो क्या मैं सवारियों को ले जा पाता, मतलब ले जाता, लेकिन कहीं और ही चली जाती। तो वो सी तो बदल गया और वाई में चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो एक्सीडेंट ही कर दिया पहले। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि चलाने वाला स्किल्ड लेबर वो भी होना चाहिए, तो मैन पावर अगर वीक है तो भी ये अनुपात बढ़ जाएगा। और गवर्नेंस अच्छा नहीं है, लो अच्छा नहीं है, बार बार बाधाएं पैदा करती है इंस्पेक्टर राज, तो आपकी फैक्ट्री को बंद करें। 3-4 कारण आप बता दीजिए वहां। एक सवाल और लिख लो फिर। 5 लिखाए थे, 6 लिख। इम्पोर्टेंट और पीटी और मेंस दोनों। ये पीटी में भी आ सकता है। निम्न में से कौन से कारक, निम्न का अध्ययन कीजिए, और उपयुक्त में से कौन, आई कोर भी डाल के पूछ सकते हैं, या ये अनुपात भी लिख सकते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो आप देख लेना इसको। तो अब नया चैप्टर तो अगली क्लास में चलेगा, बाकी आप जैसा कहो।
अगली क्लास में। हाँ, थैंक यू।